चलो लेक्चर कर लेते हैं। सो मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ होता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म का एक लॉ होता है ना, जिसको हमने पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो था एम्पियर सर्किट लॉ, राइट। अब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म करेंगे, वो एम्पियर सर्किट लॉ एक्चुअली टू फाइंड आउट बी। अब यहाँ पे क्या है कि if I Gauss law is intuition of E dot ds over the closed surface. So if we do the B dot ds over the closed surface, जैसे गॉस लॉ में हम कब करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds over the closed surface which was q enclosed upon epsilon. Now B dot ds over the closed surface will always be equal to 0. This is always equal to 0. Why? Because इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे को सिंगल चार्ज मिलता है, सिंगल चार्ज मिलता है, यानी कि वी गेट पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। बट मैग्नेट में हमारे को क्या होता है, हमारे को कभी भी मोनोपोल नहीं मिलता है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, वी नेवर गेट मोनोपोल। तो अगर इस मैग्नेट को दो टुकड़े में कर दोगे, सो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट टू न्यू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम करंट कैरिंग लूप की भी बात करते हैं, तो जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस फेस इज नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सो दिस फेस इज साउथ पोल। तो करंट कैरिंग लूप का भी एक फेस नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करता है, दूसरा फेस साउथ पोल जैसे बिहेव करता है। सो वी नेवर गेट अ मोनोपोल। सो इफ आई से कि जैसे मैग्नेट है, अगर इसको क्लोज सरफेस में कर लिया अपन ने, तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होगी और वापस यहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस से बाहर जाएगा, उतना का उतना वापस अंदर एंटर हो जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? जीरो ओवर दिस क्लोज सरफेस, अगर पूरा का पूरा मैग्नेट क्लोज सरफेस के अंदर लाई करता है। ओके, और सपोज अपन ऐसा करें कि पूरा मैग्नेट अंदर नहीं लेते, आधा मैग्नेट अंदर लेते हैं, आधा बाहर लेते हैं। सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलेगा एंड साउथ पोल तक आएगा। सो हियर द फील्ड इज एंटरिंग, बट वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। वो नॉर्थ पोल से चलता है, साउथ पोल पे आता है, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट अगेन गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है ना, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती। ओके, so again whatever flux is entering at this surface is actually again leaving from this surface, so the net flux hoga that will always be zero. So अगर गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो। समझ में आ गया? हाँ सर। So the difference between the Gauss laws of magnetism and that for the electrostatics is a reflection of the fact that isolated magnetic poles, also called monopoles, are not known to exist या does not exist. ठीक है, नॉट नॉन टू एग्जिस्ट मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि शायद फ्यूचर में कभी कोई डिस्कवर कर ले तो। ठीक है, सो व्हाट इट सेइंग इज देयर आर नो सोर्सेज और सिंक्स ऑफ बी। हाँ, मतलब सोर्स ऑफ बी एंड सिंक ऑफ बी का क्या मतलब है? जैसे अपन पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ द फील्ड लाइंस, यहां से सारी फील्ड लाइंस इमर्ज होती है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और फिर वो क्या होती है, आइदर दे गो टू इंफिनिटी, और अगर बगल में कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, देन दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द सिंक फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से ओरिजिनेट कर रही है और यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रही है। तो वी कैन से दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द सिंक। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेट में मैग्नेट से ही ओरिजिनेट करती है और मैग्नेट भी जाके टर्मिनेट हो जाती है। सो सेम मैग्नेट ही है वो। सो देयर इज नथिंग लाइक अ सोर्स एंड सिंक फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। एंड द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज अ डायपोल और द करंट लूप। हम लोग मैग्नेट एलिमेंट वो छोटा सा मैग्नेट समझते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा है करंट कैरिंग एलिमेंट जो है ना, वो भी मैग्नेट है और हम उसी को सोर्स बोलते हैं, या उसको ही सिंक बोलेंगे, उसी को मैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे।
Yes, sir. सो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या हो गया? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. द नेट मैग्नेटिक सरफेस through any closed surface is zero. Is this clear? Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है हमारी बुक का. इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. आज थोड़ा पढ़ाऊंगा, कल थोड़ा पढ़ाऊंगा. मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके. थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं, डेरिवेशन कम है एंड डेफिनेशन ज्यादा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगेन अंडरस्टैंड. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस द डिफरेंस, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा. व्हाट इज हैपनिंग इज there are more definitions and less of derivation. इसका क्या मतलब हुआ है कि at every step we will define some new thing. We will define a new physical quantity. So the new physical quantity gets defined, not derived. And then when we keep on defining new physical quantities, we get relationship between whatever physical quantities we have and whatever physical quantities we define. We never derived it. Okay. So if you're deriving something, then something you have to understand कि हाँ इसके बाद ये कैसे आएगा, इसके बाद ये कैसे आएगा, इसके बाद ये कैसे. If you keep on defining, it's something like that ना, you define it कि हाँ ये चीज को ये बोलते हैं, ये चीज को ये बोलते हैं, ये चीज को ये बोलते हैं. So it's now when you keep on defining, then you have to remember what you have defined. And the relationships are also defined by us. We will be defining the new relationships between the new physical quantities which you are defining. I guess समझे? नई physical quantity हम define करेंगे और में relationship हम define करेंगे. That is how we will proceed now. तो सबसे पहले देखो ये क्या है कि मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मतलब मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे अपने पास लोहे का पीस होता है, अपन उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं, या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं, या आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजेशन. सो हाउ डू मैग्नेटाइज एंड व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन सब टर्म्स को अपन डिफाइन करेंगे. अब सबसे सिंपल जो मैग्नेट है करंट कैरिंग लूप वाला, वो है जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, राइट. बिकॉज हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I into A, एंड I is what, Q by T. सो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी जब एक सर्किट में ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, इट्स समथिंग लाइक उसका एक एवरेज करंट बन रहा है, तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है. तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे जो अपने को मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. अब जब पूरे मटेरियल को लेते हैं, किसी ब्लॉक को लेते हैं, तो व्हाट हैपेंस, हर एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल एक मैग्नेटिक मोमेंट है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हाट हैपेंस इज these all magnetic moments add up vectorially and they give a net magnetic moment. किसी भी एलिमेंट के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, एंड पूरे एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सबके मैग्नेटिक मोमेंट को अगर वेक्टोरियल एड अप कर दे, तो अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है. which I am saying is which may not be zero, which may be zero. which may be zero, तो जीरो हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, या तो विच इज नॉन जीरो की जगह लिख सकते हो विच मे नॉट बी नॉन जीरो. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन कैसा सब्सटेंस है, उसके हिसाब से नेट मैग्नेटिक मोमेंट. नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर एडिशन ऑफ magnetic moment of all the electrons in the substance. मैं क्या बोल रहा हूं, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो. ये नेट मैग्नेटिक में मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो, क्योंकि क्या होता है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो रैंडम होंगे, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो उनका जो वेक्टर एडिशन होगा वो भी रैंडम होगा. तो रैंडम एडिशन में जैसे अपन ने ये केटीजी में पढ़ा था
all the atoms are moving in the randomly. All the atoms inside the room are moving randomly. So even though each and every atom molecule which is inside the room is having some velocity, the average velocity comes out to be 0. अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी थी तो क्या होता, सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जाके उसी डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज कहीं पे इकट्ठे नहीं हो रहे, इसका मतलब नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, 0. दैट इज फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट. बट जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो दे आर मूविंग, बट रेंडमली मूव कर रहे हैं, सो नेट इफेक्ट इज 0. सो दिस इज दिस. बट अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, then what we defined is we defined magnetization M. How is magnetization M defined? Magnetization which is represented by capital M. Magnetization which is represented by capital M is net magnetic moment of all the electrons vector relation divided by the volume V. That is magnetic moment per unit volume. This is known as magnetic moment per unit volume. Okay. M is a vector and has a dimension L inverse A, measured in units of ampere per meter. Measured in terms of magnetic moment so M is a vector with a dimension, L is the length and A is ampere, जिसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर. ओके, सो यूनिट क्या हो गया है, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर इज एल इनवर्स एंड एम्पियर इज ए. सो दिस, जब डायमेंशन लिखते हैं then this A does not stands for area, this A stands for current and this is length, है ना, डायमेंशन में. और यूनिट में क्या है, एम्पियर पर मीटर. ओके, सो दिस इज डायमेंशन. ये जो ध्यान रखो, हाँ, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन एनालिसिस में, ये सब चीजें काम में आएंगी. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल. अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो द बेस्ट थिंग विच यू ऑलवेज वर्क विद इज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है, हम लोग कर चुके हैं. इट इज वायरिंग्स वाउंड क्लोजली, इंसुलेटेड वायरिंग्स को क्लोजली बाइंड कर दिया है, जहां पे इसका जो लेंथ होता है सोलेनॉइड का, आइडियल सोलेनॉइड का, और इसकी रेडियस होती है आर. एल इज मच मच ग्रेटर देन आर. ये अपन ने सोलेनॉइड के लिए किया था. देन वी सेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द सोलेनॉइड, वेल इनसाइड. उसकी एक्सेस पे जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length, and I is the current flowing in the solenoid. तो सोलेनॉइड के बीच में, बिल्कुल बीच में, एक्सिस के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, B is mu naught N I. We are not talking about the edges. एज पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चला जाता है. सो यहाँ पे तो पूरा वो डिस्टोर्शन हो गया है ना, फ्रिंज फ्रिंज इफेक्ट जिसको बोलते हैं. तो हम उसको स्टडी नहीं करते, हम खाली सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी इज म्यू नॉट एन आई, उसको स्टडी करते हैं. सो सोलेनॉइड लिया जिसके अंदर करंट आई है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आ गया. अब अगर ये जो अभी अगर इसके अंदर वैक्यूम है या एयर है, नाउ इफ यू फिल दिस विद सम मैग्नेटिक मटेरियल, नाउ इफ यू फिल दिस inside the solenoid, the core with some magnetic material, some magnetic material. जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, जिसको अपन बोलेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, हम अभी इसमें लास्ट चैप्टर के आगे आएगा,
there are three types of magnetic material: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. सॉरी, diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं. वो फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस in that area increases. With this magnetic material, what happens is magnetic field increases. अब ये magnetic field क्यों increase होता है? वो magnetic उस material की property होती है. So magnetic field increases. So अभी जब तक ये material introduce नहीं किया था, तो magnetic field was purely because of the current. Magnetic field was purely because of the current. Introduce करने के बाद क्या हो गया? जो अंदर का जो magnetic field बन गया B, the net magnetic field B inside is B naught plus Bm, where B naught is the magnetic field due to the current, and Bm is the field contributed by the material core. ये जो field है Bm, this field is contributed by the material which is inserted. Okay, so now B is B naught plus Bm. It turns out that this additional field Bm is proportional to the magnetization M of the material. ये जो Bm है, जो मटेरियल, जो जिस मटेरियल को अपन ने इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से, एंड दिस Bm is proportional to M. M क्या था? M was the magnetization of the material. M was the magnetization of the material. क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है तो उस मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है. तो ये जो B प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो है मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल है. सो Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट M. Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट M. अब M जो मैग्नेटाइजेशन है वो देखो, वो क्या चीज है? तो म्यू नॉट इज द सेम कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दैट अपीयर्स इन द बायट-सावर्ट लॉ. It is convenient to introduce another vector field H. हाँ, so देखो, see this, B नॉट डिराइव किया था, फिर बोला कोर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस कोर ने अपना एडिशनल फील्ड Bm प्रोड्यूस कर लिया. फिर हमने बोल दिया कि ये Bm जो है ये M पे डिपेंड करता है, तो Bm और M में एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया. बट ना, सॉरी, Bm और M का एक रिलेशनशिप दे दिया. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू क्वांटिटी. अब हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं जिसको हमने बोल दिया है वेक्टर फील्ड H, and is called as magnetic intensity. So now this is a definition. This is not a derivation. And I will stop the class here only. I will continue tomorrow. तो यहाँ तक जो है ये टर्म्स को याद कर लेना अच्छे से. Now we are defining a new physical quantity H, which is known as magnetic intensity. Magnetic intensity. Again, this is a vector field. जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो वेक्टर फील्ड है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. एंड इसकी डेफिनेशन हमने दी है, H is equal to B upon mu naught minus. And from here we will continue tomorrow. I'll again explain what is this. अभी खाली ये याद रख लो, एक नया वेक्टर फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H डिफाइन किया है. H is defined as magnetic intensity, which is H is B upon mu naught minus M. We'll continue from here tomorrow. Okay? Yes, sir. Yes, sir.